बीबीसी दुनिया में आज देखिए डोनाल्ड ट्रंप पर फिर हमले की कोशिश। 2 महीने में दूसरी बार अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों की सुरक्षा को लेकर फिर उठे सवाल। FBI का अंदेशा, डोनाल्ड ट्रंप पर एक बार फिर हुई हमले की कोशिश। उनके गोल्फ कोर्स में सुनाई दी गोलियों की आवाज, एक शख्स गिरफ्तार। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। ट्रंप पर हमले के बाद उठ रहे कौन कौन से सवाल, जानेंगे आगे कवर स्टोरी में, लेकिन पहले हेडलाइंस। गाजा में जारी जंग की वजह से इजराइल की दूसरी तिमाही में आर्थिक विकास दर अनुमान से ज्यादा सुस्त, जिसके कारण बढ़ी महंगाई। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच का तनाव का राजनीतिक हल निकालने इजराइल पहुंचे मध्य पूर्व के लिए अमेरिकी दूत। मध्य और पूर्वी यूरोप में बाढ़ से तबाही। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने किया पीड़ितों के लिए $26 करोड़ के इमरजेंसी फंड का ऐलान। पूरे यूरोप में बाढ़ से अब तक की 11 लोगों की मौत। जर्मनी के उत्तरी और पश्चिमी बॉर्डर पर कड़ी हुई सुरक्षा जांच। प्रवासियों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर जर्मनी ने उठाया यह कदम। दक्षिणी और पूर्वी जर्मनी की सीमा पर पहले से ही की जा रही है कड़ी जांच। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर कुछ ही महीनों में एक बार फिर हमले की कोशिश होते ही इस हमले से कई सवाल उठने लगे हैं, जैसे कि सीक्रेट सर्विस पर, जिसका बजट लगभग $3.2 बिलियन का है। क्या वो इतनी असरदार रही है? खुद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि सीक्रेट सर्विस को मदद की जरूरत है। सवाल यह भी है कि क्या अमेरिकी चुनाव में इस तरह की हिंसा अब आम हो गई है? कवर स्टोरी में इन सब की चर्चा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और इस बार राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले को लेकर FBI ने कहा है कि ये उनकी हत्या की दूसरी कोशिश है। इस घटना के बाद ट्रंप ने कहा है कि वो सुरक्षित हैं, ठीक हैं। जुलाई महीने में डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला किया गया था। उसके बाद उनकी सुरक्षा और कड़ी कर दी गई थी। देखिए बीबीसी संवाददाता ग्राहम सैचल की रिपोर्ट। फ्लोरिडा में I-95 और वहां से गुजर रहे एक शख्स ने ये तस्वीर ली है। यहाँ एक गाड़ी को घेरे हुए बड़ी संख्या में पुलिस नजर आ रही है। पुलिस ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश में एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया है। वो शख्स ये काली कार चला रहा था। डोनाल्ड ट्रंप अपने गोल्फ कोर्स में गोल्फ खेल रहे थे, तभी गोलियां चलने की आवाजें सुनाई दी। एक सीक्रेट सर्विस के एजेंट को झाड़ियों में एक राइफल की नली दिखाई दी थी। सीक्रेट सर्विस के पास एक ऐसा एजेंट होता है जो ट्रंप को जहां जाना होता है वहां पहले जाकर निगरानी करता है। इस कारण उसने राइफल को देख लिया और फौरन हरकत में आ गया। उसी वक्त संदिग्ध वहां से भाग गया। पुलिस को घटनास्थल से AK-47 जैसी एक बंदूक और एक दूरबीन मिली है। इसके साथ 2 बैकपैक जिसमें सेरेमिक टाइलें थी और GoPro कैमरा भी मिला है। अभी हम ये निश्चित तौर पर नहीं कह सकते कि संदिग्ध ने हमारे एजेंटों पर गोली चलाई थी या नहीं, लेकिन एक बात तय है कि हमारे एजेंट उसे उलझाए रखने में कामयाब रहे। कुछ महीने पहले ही डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश की गई थी। पेंसिल्वेनिया की चुनावी रैली में ट्रंप पर चलाई गई गोली उनके कान को छूकर निकल गई थी। उसके कुछ ही पल बाद वो खड़े होकर भीड़ को चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, लड़ो लड़ो। इस ताजा हमले के बाद पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बयान जारी किया है। ट्रंप ने कहा, मेरे आसपास गोलियों की आवाज आ रही थी, लेकिन इससे पहले कि अफवाहें बेकाबू हों, मैं चाहता हूं कि आप ये सुने, मैं सुरक्षित और स्वस्थ हूं, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। वहीं अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा, मुझे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फ्लोरिडा में उनकी प्रॉपर्टी के आसपास गोलीबारी के बारे में जानकारी दी गई है। मैं खुश हूं कि वो सुरक्षित हैं। अमेरिका में हिंसा की कोई जगह नहीं है। पुलिस ने इस केस में संदिग्ध के पुराने घर पर भी छापेमारी की है। अमेरिकी मीडिया में संदिग्ध का नाम रायन राउथ बताया जा रहा है, जिनकी उम्र 58 साल है। सोशल मीडिया पर रायन ये दावा करते हैं कि उन्होंने यूक्रेन में रूसी सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इस असफल हमले के कुछ घंटों बाद ट्रंप को भारी सुरक्षा के बीच गोल्फ कोर्स से बाहर ले जाया गया। इस पर भी सवाल पूछे जाएंगे कि राइफल लिए एक शख्स कैसे पूर्व राष्ट्रपति के इतने करीब पहुंच गया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने सीक्रेट सर्विस के काम की तारीफ की है और कहा है कि वो आने वाले हफ्तों में अपना कैंपेन जारी रखेंगे। और पाम बीच गोल्फ कोर्स, जहां यह घटना हुई, वहां से जानकारी दे रहे हैं बीबीसी संवाददाता टॉम बेटमैन। अब से कुछ समय में संदिग्ध हमलावर का नाम साफ हो जाएगा।
फिलहाल अमेरिकी मीडिया में उत्तरी कैलिफोर्निया के रहने वाले 58 साल के एक पूर्व कंस्ट्रक्शन वर्कर रायन वेस्ले राउथ का नाम चल रहा है। पुलिस के मुताबिक संदिग्ध को यहां से करीब 64 किलोमीटर दूर एक गाड़ी में पकड़ा गया। इस गाड़ी को घटनास्थल पर ट्रेस किया गया था। ये एक काली गाड़ी है जिसे एक चश्मदीद ने देखा था, जिसे बाद में स्थानीय पुलिस ने इंटरस्टेट हाईवे पर उत्तर की ओर जाते हुए रोका, जिसके बाद संदिग्ध पकड़ा गया। फिलहाल संदिग्ध को काउंटी जेल में रखा गया है। उम्मीद है कि अगले कुछ घंटों में इस शख्स को साउथ पाम बीच की ओर लाया जाएगा, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जा सकता है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने पुलिस को ये कहते हुए सुना था कि अगर वो इस संदिग्ध हमलावर पर यहाँ मामला दर्ज कर पाए तो फिर उस पर स्थानीय स्तर पर आरोप तय किए जा सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से फेडरल चार्जेस लगाए जाने की संभावना है, क्योंकि अब इस मामले की जांच FBI कर रही है। ट्रंप पर हमला करने वाला संदिग्ध कौन है, क्या थी उसकी मंशा, ये सब जानने के लिए BBC वेरीफाई की टीम ने रायन राउथ के नाम से मिलते जुलते सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को खंगाला। देखिए हमारे न्यूज़ एनालिसिस एडिटर रॉस एटकिंस की रिपोर्ट। CBS में हमारे सहकर्मियों ने सूत्रों से बात की जो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि संदिग्ध का नाम रायन राउथ है। BBC वेरीफाई ने इस नाम को लेकर अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को खंगालना शुरू किया ताकि पता चल सके कि इस नाम से कोई अकाउंट है भी या नहीं। हमें इस नाम से कई सोशल मीडिया अकाउंट मिले। इसके बाद हमने उन अकाउंट्स पर मौजूद कंटेंट और डोनाल्ड ट्रंप के गोल्फ कोर्स के पास मौजूद हाईवे पर गिरफ्तार हुए शख्स की तस्वीर दोनों को मिलाया, और फिर जब हमने इन अकाउंट्स को खंगाला तो कई थीम उभर कर सामने आई। सबसे पहले साल 2020 की बात करते हैं। उस वक्त ट्विटर, जिसे अब एक्स कहा जाता है, उस पर एक पोस्ट है जिसमें इस व्यक्ति ने सीधे ट्रंप का नाम लेकर लिखा, मैंने 2016 में आपके लिए वोट किया, लेकिन फिर कहा कि हम सब बहुत निराश हुए, जब आप चले जाएंगे तब मुझे खुशी होगी। ये साल 2020 की बात है। हम ये जानते हैं कि जिस शख्स के ये अकाउंट हैं वो उन विदेशी वॉलंटियर्स का इंतजाम करने में शामिल हैं जो यूक्रेन जाकर रूस के खिलाफ लड़ते हैं। पिछले साल न्यूयॉर्क टाइम्स के एक आर्टिकल में इसी विषय पर इस व्यक्ति की बात छापी गई थी। BBC वेरीफाई ने YouTube पर एक वीडियो भी देखा जिसमें ये व्यक्ति यूक्रेन की राजधानी कीव में नजर आ रहा है। वो यूक्रेन के प्रति पश्चिमी देशों के रवैये और खासतौर से यूक्रेन में आने वाले वॉलंटियर्स के मुद्दे पर बात कर रहा है, और कई प्लेटफॉर्म्स पर किए गए पोस्ट्स में ये साफ है कि ये व्यक्ति यूक्रेन को लेकर पश्चिमी देशों के रवैये से खुश नहीं था। उसे लगता है कि और भी करने की जरूरत है, जो इसकी पोस्ट से बार बार निकलकर सामने आ रहा है। हमें इस बात को लेकर सचेत रहना होगा क्योंकि इस व्यक्ति के बारे में हम धीरे धीरे जान रहे हैं और हमारे पास प्रशासन की ओर से आ रही पुख्ता जानकारियां भी ज्यादा नहीं हैं। हालांकि CBS के सूत्रों और BBC वेरीफाई की रिसर्च के आधार पर जो थीम सोशल मीडिया अकाउंट से उभर कर आ रही है वो काफी प्रासंगिक है। और कार्यक्रम में आपको आगे दिखाएंगे, शंघाई में आए तूफान बेबिनका ने किया जनजीवन अस्त व्यस्त, और मध्य और पूर्वी यूरोप के कई शहर भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। बोरिस तूफान वहां बड़ी तबाही लेकर आया है। तूफान टकराया तो नदी के पानी ने अपने तटों को तोड़कर शहरों को डुबो दिया। बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित रहा चेक रिपब्लिक और पोलैंड के बीच का सीमा क्षेत्र। साल 2021 में भी यूरोप के कई हिस्सों में इस तरह की बाढ़ आई थी। जानकार मान रहे हैं कि धरती का तापमान बढ़ने के कारण इस तरह की घटनाएं यूरोप में बढ़ रही हैं। देखिए पोलैंड के नूसा शहर से BBC संवाददाता सारा रेंसफोर्ड की रिपोर्ट। नूसा शहर से गुजरती नदी उफान पर है। किसी भी वक्त पानी तटों को तोड़कर बाहर आ सकता है और हालात नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। उधर शहर के मुख्य इलाके में सड़कें पहले ही पानी में डूबी हुई हैं। सिर्फ वो लोग जिन्हें घर पहुंचना है उन्हें मजबूरन इनका इस्तेमाल करना पड़ रहा है, लेकिन पानी का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। कुछ मील दूर हालात और भी बदतर हैं। हम गुवुहो वात्से तक नहीं पहुंच सके। जिस परिवार ने हमें यहाँ की ये वीडियो भेजी वो अपने घर में फंस गया था क्योंकि स्थानीय मेयर ने शहर डूबने की घोषणा कर दी थी। दक्षिण पश्चिमी पोलैंड के पहाड़ों की तलहटी में बसे एक बड़े हिस्से का तूफान बोरिस की वजह से हुई मूसलाधार बारिश के बाद यही हाल है। वहां पहले से ही एक बड़ा बचाव अभियान जारी है।
लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों को चेतावनी दी गई है कि पानी उनके शहर तक पहुँचे उससे पहले वो बाहर आ जाएं। शिविर के रूप में काम कर रहे इस स्कूल में लोग सुरक्षित तो हैं पर परेशान भी। वो जो साथ ला सकते थे ले आए और अब चिंता उन चीज़ों की है जो उन्हें पीछे छोड़नी पड़ी। हवा से या बारिश से तो हम नहीं जीत सकते। आप आग बुझा सकते हैं पर इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। सबसे ज़रूरी बात है कि हम जिंदा हैं, बाकी सब मायने नहीं रखता। सीमा के उस पार चेक गणराज्य में भी राहत बचाव कार्य जोरों पर है। सेना के जवान और इमरजेंसी वर्कर्स लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर ले जा रहे हैं। ये सब के लिए एक मुश्किल वक्त है। ये शख्स सही सलामत किनारे तक पहुंच गए, लेकिन पूरे मध्य और पूर्वी यूरोप में बाढ़ ने पहले ही कई लोगों की जान ले ली है और खतरा कम नहीं हो रहा। और नूसा में बचाव कर्मियों को बचाने के लिए सैनिकों को भी तैनात किया गया है। यहाँ हर किसी को चेतावनी दी गई है कि आने वाला समय और भी खराब होने वाला है। और चीन का शंघाई शहर भी खतरनाक तूफान की चपेट में है। माना जा रहा है कि पिछले 75 सालों में शंघाई में आया ये अब तक का सबसे ताकतवर तूफान है। 4 लाख से ज्यादा लोगों को आज शहर से निकालकर सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। बेबिनका नाम का ये तूफान सुबह तकरीबन 7:30 बजे यहाँ के तट से टकराया। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने लगी तब, जिसके बाद परिवहन बाधित हुआ। सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी गईं। शहर के 2 मुख्य हवाई अड्डों ने सभी उड़ानें फिलहाल के लिए रोक दी हैं। ट्रेन सेवाएं भी रद्द की गई हैं। हाईवे भी बंद कर दिए गए हैं। इस बीच चीन में 3 दिनों का मिड ऑटम फेस्टिवल शुरू हो रहा है और इस मौके पर कई लोग घूमने जाते हैं जिनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे हालात में शंघाई की 25 लाख की आबादी को घरों में रहने की ही नसीहत दी गई है। स्थानीय खबरों के मुताबिक तूफान से पूरे शहर को भारी नुकसान पहुंचा है। 1800 से ज़्यादा तो पेड़ गिर गए हैं और 30,000 घरों में बिजली नहीं है। इमरजेंसी सेवा में जुटे कर्मचारी सड़कों पर गिरे मलबे को हटाने में जुटे हैं। हालांकि धीरे धीरे अब तूफान का असर कम होता जा रहा है। और कैसे बनता है एक अच्छा रेस का घोड़ा जो फिट हो, तेज हो? इसके लिए चाहिए कुछ अच्छे बैक्टीरियाज। और ये कैसे पता चलेगा कि इन घोड़ों के शरीर में ये बैक्टीरिया कितने हैं? देखिए बीबीसी संवाददाता विक्टोरिया गिल की रिपोर्ट। चंद महीने के ये घोड़े अपनी माँ से ज्यादा दूर नहीं जाते, लेकिन इनमें दुनिया के बारे में और जानने की ललक है। सरी के इस अस्तबल में रिसर्च कर ये जानने की कोशिश हो रही है कि क्या कम उम्र के ये घोड़े आगे चलकर रेस जीतने लायक बन पाएंगे या नहीं। और ये पता लगाने के लिए उन्हें चाहिए था थोड़ा सा सैंपल। ये सब पता लगाने के लिए हमें घोड़े के इन बच्चों की थोड़ी सी लीद चाहिए होती है। घोड़े की आंत में कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं। इनके डीएनए का टेस्ट कर अलग अलग बैक्टीरिया के बारे में पता किया गया। चार सप्ताह की उम्र वाले घोड़ों की लीद में मिलने वाले गट बैक्टीरिया से पता चलता है कि आगे चलकर उनकी सेहत कैसी रहेगी, रेसिंग में उनका कैसा प्रदर्शन रह सकता है। तो उनके पेट में जितने अलग तरह के बैक्टीरिया होंगे वो घोड़े उतने ही अच्छे और सेहतमंद होंगे। हाँ। उनकी आंतों का उनके शरीर और सेहत से क्या ताल्लुक है? ये बहुत अहम है। इस बारे में जानकारियां मिल रही हैं कि इंसान या जानवर की आंतों में जो कुछ भी होता है उसका संबंध सेहत और बीमारियों से होता है। अब इस बात की तैयारी हो रही है कि घोड़ों के बच्चों की आंत में कौन सा बैक्टीरिया डाला जाए जिनसे उनकी सेहत अच्छी रहे। हम ऐसे तरीके ढूंढते रहते हैं जिनसे स्वस्थ घोड़े पैदा किए जा सके जो रेस ट्रैक पर फर्राटे से दौड़ सके। इसका मतलब साफ है, ये एथलीट घोड़े जब दौड़ते हैं तो इनके शरीर में मौजूद लाखों करोड़ों बैक्टीरिया भी इनका साथ देते हैं। और कार्यक्रम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप लिख सकते हैं। एक्स पर मेरा हैंडल है @BBC सारिका। आज के लिए इतना ही। BBC दुनिया के साथ हम कल फिर इसी वक्त हाजिर होंगे BBC हिंदी के फेसबुक पेज और YouTube चैनल पर लाइव।